हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की हिस्ट्री में, जिसमें आज हम अपना लेसन 8 संगम एज यानी कि संगम काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अभी चल रहा है। ये इससे क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल जो है हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या मेंस राइटिंग है, उसमें जो मेंस के पेपर्स हैं उनमें इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दरअसल ये जो है कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस वाली जो सिचुएशन होती है, यानी कि संक्रमण होता है उत्तर भारत की संस्कृति में और दक्षिण भारत की संस्कृति में। जो सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो टाइम था इसमें जो है दक्षिण भारत का जो कला और साहित्य दोनों जो है बहुत तेज़ी से फले फूले थे। इस वजह से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले हम लोग अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो द संगम लिटरेचर्स एंड अदर सोर्सेज फॉर द संगम पीरियड, तो इसमें जो है हम संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और भी जो स्रोत हैं इस काल में जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगला जो हम पढ़ेंगे द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द संगम पीरियड, जो राजनीतिक इतिहास है संगम काल का, संगम युग का, उसको जो है हम इसमें पढ़ेंगे। द संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी, वहाँ की समाज कैसे था और उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसको भी जो है हम इसमें देखेंगे। रिलीजन एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द संगम पीरियड, संगम युग में धर्म और महिलाओं की दशाओं का जो वर्णन है या उनकी क्या स्थिति थी उसको भी इसमें हम देखेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट है। और फाइनली पांचवा पॉइंट जो है हमारा कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संगम एज, यानी कि संगम युग में आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी, आर्थिक दशा कैसी थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं चैप्टर। द संगम एज कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के इतिहास में जो है जो संगम युग है एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे जो है उभरता है। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स, जो तमिल जो लेजेंड्स रहे हैं बहुत सारे, खास करके जो पॉपुलर लोग रहे हैं, देयर एग्जिस्टेड 3 संगम, उनके अनुसार जो है संगम काल लगभग 3 भागों में या 3 अलग अलग टाइम में स्थित था। अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स ने जो है इस बारे में अपनी बात रखी है। इन एंशिएंट तमिलनाडु पॉपुलरली कॉल्ड मुच्छंगम, ठीक है। तो तमिलनाडु को जो है प्राचीन इतिहास के टाइम में किस नाम से जाना जाता था, मुच्छंगम के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा आप। मुच्छंगम किसको बोला जाता था, आप मुझे जो है आंसर करके भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दीज संगम्स फ्लोरिस्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्याज, देखिए वहाँ पर एक वंश था तमिलनाडु में जिसको नाम था पांड्या, ठीक है। तीन वंशों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे जब भी दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, चोल, चेर और पांड्यास। तो पांड्यास उनमें से एक जो है रजवाड़ा या साम्राज्य था पांड्य, उन्हीं के टाइम में सबसे ज्यादा जो है संगम काल जो है सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ड हुआ था। फ्लोरिस्ड होने का मतलब है कि सबसे ज्यादा फला फूला था, विकसित हुआ था। द फर्स्ट संगम हेल्ड एट थेन मदुरई, पहला जो संगम काल की जो पहली मीटिंग या समिट जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, मदुरई में हुई थी, ठीक है। मदुरई जो है वैगई नदी जो यहाँ पे है तमिलनाडु में, उसी के करीब करीब है। और यहाँ पे मदुरई में एक फेमस जो है मंदिर भी है जिसे मीनाक्षी या लेपाक्षी मंदिर बोला जाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप उसको जो है अपना जो है श्योर कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वॉज अटेन्ड बाई गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस बट नॉट लिटरेरी वर्क ऑफ द संगम वाज अवेलेबल, लेकिन उस टाइम के जो ये पीरियड जो है उस टाइम का साहित्य बहुत ज़्यादा या उसके कुछ स्रोत वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिले। द सेकेंड संगम वाज हेल्ड एट कपड़ापुरम, ठीक है। दूसरा जो संगम जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, कपाड़ापुरम में हुआ था। बट ऑल द लिटरेरी वर्क्स हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट तलकपियम, ठीक है। तो उस टाइम की जो है ज़्यादा जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो हमको नहीं मिल पाई हैं, ज़्यादातर पेरिश्ड हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन एक जो है बहुत ही लेजेंडरी और बहुत इमिनेंट जो है लिटरेचर हमको मिला जिसका नाम है तोलकपियम, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है पिछले यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। तोलकपियम जो है किस साहित्य फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, किस संगम युग का ये साहित्य या लिटरेचर है, तो याद रखिएगा सेकेंड का है तोलकपियम। और देखते हैं द थर्ड संगम एट द मदुरई वाज फाउंडेड बाई मदन थिरुमरन, ठीक है। तो जो
तीसरा जो संगम हुआ था ये हुआ था मदुरई में। पहला संगम भी मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाड़ापुरम में हुआ था, तीसरा मदुरई में हुआ था। और इसकी खोज या इसके जो मैनेजमेंट में जो रहे, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, उनका नाम था मुदा थिरुमरन, उनका ये नाम था। इट वॉज अटेंडेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स हु प्रोड्यूस्ड वोलुमिनियस लिटरेचर बट ओनली अ फ्यू हैड सर्वाइव्ड। यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में जो है कवि और साहित्यिक लोग जो है इकट्ठा हुए थे इस मीटिंग में। उन्होंने जो है या इस मिलाप में जो है उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। इन्होंने जो है यहाँ पर बड़े तादाद में जो है लिटरेचर्स वगैरह लिखे थे, लेकिन उसमें से कुछ ही जो है बच पाए हैं। दीज तमिल लिटरेचर्स वर्क्स रिमेन यूजफुल सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ संगम एज। और इन्हीं साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से जो हमें यहाँ पर से मिले थे, उन्हीं के माध्यम से जो है जो संगम युग है उसको समझने का हमें मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। अब हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। संगम लिटरेचर से मतलब ये है कि संगम काल में, ये संगम युग में पाई गई जो पुस्तकें थी, किताबें थी, ये जो लिटरेचर लिखा गया था, उनके बारे में देखते हैं। उनसे हमें क्या जो इंडियन हिस्ट्री है, खास करके जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको किस तरीके से बिल्डअप करने में मदद मिलती है। तो कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, जो संगम लिटरेचर्स के जो कॉर्पस जो मिले हुए हैं, जो मिले हुए हैं टुकड़े जो मिले हैं, उसमें क्या है, पहली जो किताब है तोल्काप्पियम है, और है दूसरी किताब है इटूटू गई है, ठीक है, तीसरी किताब है पट्टू किताब का नाम है, और पतीन किल कनकू ये किताब है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब हैं। इनका नाम कोशिश करिए आप याद रखने की, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। एंड 2 एपिक्स, और 2 महागाथाएं भी वहां पर लिखी गई थी संगम लिटरेचर्स में, तो उनको भी हम लोग देखते हैं आगे। 2 महागाथाएं जो लिखी गई थी उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। पहले का नाम है शिलापत्तिग्राम और दूसरा जो है मणिमेगलई, ठीक है। मणिमेगलई पे जो है लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनसे जो है क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। वजह ये है कि नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे जो है क्वेश्चंस लगातार यूपीएससी यूपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके की नई खान उभरी है, जहां पर से लगातार नए और डायनेमिक क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा, शिलापत्तिग्राम और मणिमेगलई। ये जो है क्या थी, 2 एपिक्स हैं संगम युग की। तोल्काप्पियम ऑथर्ड बाय तोल्काप्पियार, ठीक है। तोल्काप्पियम जो किताब थी, ये जो लिटरेचर है, इसको किसने लिखा था, तोल्काप्पियार ने लिखा था इन द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। और यह जो है तमिल साहित्य में सबसे प्रारंभिक साहित्यों में से एक है। इट इज अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर बट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द संगम पीरियड। इस किताब में जो है आपको ये मुख्यतः जो ये किताब ओरिएंटेड थी, मतलब उद्देशित थी, वो क्या थी, तमिल ग्रामर के बारे में थी, तमिल व्याकरण के बारे में इसमें जो है ज्यादातर जानकारी थी। लेकिन इसमें जो है संगम युग का जो कंडीशन है उस टाइम का, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और सामाजिक जो दशाएं हैं उसके बारे में भी काफी जानकारी हमें मिल जाती है। द इटूटू गोई और 8 एंथोलॉजीज कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स। जो इटूटू गोई है वो 8 एंथोलॉजीज है, जिसके अंदर जो है 8 अलग अलग कार्यों को जो है संकलित किया गया है, समाहित किया गया है। इसमें क्या है, एंगुरु नुरु है, नरी नई है, आगना नुरु है, पुराना नुरु है, कुरुंतु गोई है, कलित्तो गई, परिपडल एंड पदिरुपट्टू, ठीक है। द पुट्टू और 10 एडियल्स कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। जो पटापुट्टू है, इस किताब के अंदर जो है 10 एडियल्स कंसिस्ट किया गया है। इसके अंदर जो नाम है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। थिरुमुरु गरु पढ़ाई जो है, और पुरुनरु ये पढ़ाई जो है, और सिरु पाना रुपड़ाई जो है। तो इस तरीके करके ये लगभग 10 हैं जो आइडियल्स हैं। ये किसके अंदर हैं, पट्टू इसके अंदर जो है ये 10 अलग अलग कामों को संकलित किया गया है। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, एक बार चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बोथ इतुतुगोई एंड पट्टू वेयर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। इटूटुगोई जो है और पट्टू जो है, इनको जो है 2 अलग बड़े जो है कार्यों में जो है इनको विभाजित किया गया है, एक अहम और दूसरा पुरम। यानी कि एक क्या है, लव यानी कि प्रेम, अहम जिसका मतलब है, और पुरम का मतलब होता है वेल्लोर, मतलब कि बहादुरी, विजय और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है। तो एक किताब है जिसका नाम है पथी नेनकिल
कनक्कू कंटेन्स 18 वर्क्स मोस्टली डीलिंग विद एथिक्स एंड मोरल्स। तो जो पथी नेन किल कनक्कू जो किताब है, इसके अंदर जो है 18 जो है लिटरेचर के अंदर जो है कामों को जो है संकलित समाहित किया गया है। और इसके अंदर जो है जिन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है वो क्या है, एथिक्स नीति और मोरल्स नैतिकता और इन सारी चीज़ों के बारे में डील किया गया है, चर्चा किया गया है, उन पे जो है लिखा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम इज तिरुक्कुरल। इन सारे साहित्यों में, ये संगम साहित्य जितने भी हैं उनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है तिरुक्कुरल, ऑथर्ड बाई तिरुवल्लुवर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुवल्लुवर जो है उस टाइम लेखक थे, उन्होंने जो है तिरुक्कुरल लिखा था। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुक्कुरल और तिरुवल्लुवर। और अगला है सिला पट्टिगराम रिटन बाई इलंगो अधिगल। ये जो है सिला पट्टिगराम, ये किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो अधिगल के द्वारा लिखा गया था। अमनी मेघलाई जो है सितलाई सतनार ने इसे लिखा है। ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी। और इसमें जो है संगम युग की जो राजनीति और जो सामाजिक दशाएं हैं उसको समझने के लिए जो सिला पट्टिगराम है या तिरुक्कुरल है, ये सब में से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है। और उस टाइम की जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो दशाएं थी उसको समझने में ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदान करती हैं। अदर सोर्सेज में हम देख लेते हैं, सिर्फ खाली उस टाइम की जो है हमें सिर्फ खाली लिटरेचर नहीं मिले हैं, और भी सोर्सेज हैं उनको देखते हैं। इन एडिशन टू द संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के साथ जो है द ग्रीक ऑथर्स लाइक मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एंड टॉलमी मेंशन द कमर्शियल कॉन्टेक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया। उस टाइम के कुछ जो वेस्ट यूरोप के जो राइटर्स रहे हैं, जिसमें से जैसे मेगास्थनीज हैं, ये तो चाइनीज हैं, स्ट्रैबो, प्लिनी, ये टॉलमी है, ये यूरोपियंस ग्रीक ऑथर्स हैं। मेगास्थनीज जो हैं, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने उस टाइम के जो व्यापार है दक्षिण भारत और खास करके वेस्ट यानी कि यूरोप से जो होता था उसके बारे में इन्होंने अपने लिटरेचर में काफ़ी चर्चा किया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि उस टाइम का जो वहाँ पे ट्रेड और बहुत सारी चीज़ें थी वो काफ़ी डेवलप थी। द अशोकन इंस्क्रिप्शंस मेंशन द चेरा, जो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो है चेर, चोल और पांड्य के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनके बारे में काफ़ी चर्चा मिलती है। मौर्यन एम्पायर के टाइम में इनके काफ़ी चर्चे थे, जो कि उस टाइम इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, तब भी ये एक दूसरे को जानते थे। द हाथीकुंबा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा, तो जो हाथीकुंबा अभिलेख है, खारवेल जो शासक थे कलिंगा के, यानी कि वर्तमान में जो उड़ीसा है वहाँ पर जो कलिंगा था, वहाँ पे हाथीकुंबा इंस्क्रिप्शन है। उसमें भी जो है तमिल साम्राज्यों के बारे में या तमिल जो रजवाड़े थे उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उन्होंने इसको जो मेंशन भी किया है। द एक्सकेवेशन एट द अरिकमेडु, अरिकमेडु का मतलब क्या है? वर्तमान में जो पांडिचेरी है उसी को अरिकमेडु के नाम से जाना जाता था। पंपुहार, कोरुमनाल एंड अदर प्लेस रिवील द ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द तमिल। और यहाँ पर से जो चीज़ें एक्सवेट की गई हैं, यानी कि पुरातत्व विभाग वालों ने जो है यहाँ पर से जो चीज़ों का उत्खनन वगैरह की है, उससे जो है काफ़ी जो है व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, खास करके तमिल पर्सपेक्टिव में। पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर, अब हम लोग जो हैं जो अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे कि जो उस टाइम का समय काल है उसको थोड़ा समझते हैं संगम लिटरेचर के हिसाब से। द क्रोनोलॉजी ऑफ द संगम लिटरेचर इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड टॉपिक अमंग द स्कॉलर। जो जितने भी विद्वान हैं उनके बीच में जो है जो उस टाइम की क्रोनोलॉजी है, जो कालक्रम है संगम साहित्य का, उसको लेके जो है काफ़ी मतभेद है। किसी को ये लगता है कि ये इतने से इतना है, किसी को लगता है कुछ अलग टाइम के हैं ये। द शीट एंकर ऑफ संगम क्रोनोलॉजी लाइज इन द फैक्ट दैट गजाबाहु सेकंड ऑफ द श्रीलंका एंड चेरन। तो जो सीट है संगम क्रोनोलॉजी की, उसमें जो है गजाबाहु सेकंड जो श्रीलंका के जो राजा थे और चेरन, उनके बारे में जो है इसमें काफ़ी बात है। तो उसमें जो है श्रीलंका के जो राजा थे उनका गजबाहु नाम था, और चेर वंश के जो शासक थे सेन गुत्तावान जो थे, ये एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, इन दोनों का जो शासन काल था वो एकदम करीब करीब था, आगे पीछे था। दिस इज कंफर्म बाय द शिलापतिग्राम। देखिए मैंने जो आपको एक लिटरेचर का नाम लिया जिसका नाम था शिलापतिग्राम, उसमें जो है कंफर्म किया गया कि दीपवंश और महावंश जो थे, ठीक है, उसमें भी इस बात की जो है पुष्टि की गई है। ऑल्सो द रोमन कॉइन्स इश्यूड बाय रोमन एम्परर्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, और यहाँ पे जो है
रोमन वंश के जो पहली शताब्दी के कुछ सिक्के थे वो भी यहाँ पर पाए गए हैं। एनीवेयर फाउंड इन प्लेंटी इन वेरियस प्लेसेस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो कई महत्वपूर्ण जो जगह को जो है एक्सकेवेट जब किया गया तो उसमें जो है बहुत सारे जो हैं रोमन सिक्के वगैरह मिले। देयरफॉर द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ द संगम लिटरेचर हैज़ बीन फिक्स्ड बिटवीन द 3rd century BC टू 3rd century AD। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल यानी कि सारे लोगों की जिस पे संतुष्टि है, ये जो तमिल पीरियड का जो संगम लिटरेचर का जो टाइम है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल है वो ये है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है से लेकर 3 शताब्दी AD तक जो है इनका जो है क्रोनोलॉजिकल टाइम माना गया है, कालक्रम माना गया है। तो 3 BC और 3 AD के बीच का माना गया है, ये याद रखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगला अब हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि राजनीतिक इतिहास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द तमिल कंट्री वॉज रूल्ड बाई 3 डायनेस्टीज नेम द चेर चोल एंड पांड्याज। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रिप बनाने के लिए हिस्ट्री पे यानी पकड़ बनाने के लिए हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। पेपर में पॉलिटिकल हिस्ट्री आजकल नहीं पूछता है, आर्ट एंड कल्चर पोर्शन पूछेगा और कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जिनका जो है करंट टाइम में इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा कि कौन राजा किससे कब लड़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मायने नहीं रखता है हमारे लिए एग्ज़ाम में, क्योंकि अब एग्ज़ाम वैसे नहीं रह गए जैसे पहले होते थे। तो हम लोग अभी 3 वंशों के बारे में थोड़ा सा जो है क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। तो चेर के बारे में हम लोग देखते हैं। द चेराज रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला। ठीक है, जो केरल है, केरल पे जो है जो वर्तमान केरल है उस पे जो है चेर वंश के लोग शासन करते थे। देयर कैपिटल वाज वंजी, उस टाइम उनकी राजधानी क्या थी, वंजी थी। देयर इंपॉर्टेंट सीपोर्ट्स वे आर टोंडी एंड मुसिरी। ठीक है, उनके जो सबसे महत्वपूर्ण सीपोर्ट्स थे उनका नाम टोंडी और मुशिरी था। ठीक है, टोंडी और मुशिरी। दे हैड द पामायरा फ्लावर्स एज देयर गार्लैंड। ठीक है, और उनके जो हैं वहाँ पर गार्लैंड वगैरह थे जिसका नाम था पामायरा, फूल जो है उनको गार्लैंड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। द पुगलहार इंस्क्रिप्शन ऑफ द 1st century AD रिफर्स टू 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर। ठीक है, तो जो ये एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख जो प्राप्त हुआ था जिसका नाम है पुगलुर। ठीक है, पुगलुर जो है ये पहली शताब्दी का है जिसके अंदर जो है 3 जो जनरेशन है, 3 जनरेशन के चेर के शासकों के बारे में इसमें डिटेल में थोड़ा से इंफॉर्मेशन दी गई है। परिरुपट्टू आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन चेरा किंग्स। तो चेरा राजाओं के बारे में जो है परिरुपट्टू जो किताब है उसमें भी काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। पेरुम सोरू, उदयन, चेरालथम, इमाया वरम्बन, नेदुम, चेरालथन एंड चेरन सेनगुट्टवान वेर द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा ये टफ हैं, ये शासक हैं, लेकिन चेर वंश के ये शासक हैं जो काफ़ी उस टाइम फेमस थे। चेरन सेनगुट्टवान बिलोंग टू 2nd century AD। तो दूसरी शताब्दी जो थी उसमें जो ईस्वी जो है, दूसरी शताब्दी ईस्वी जो थी उसमें जो है चेरन सेनगुट्टवान जो है इसी चेर वंश से ही संबंध रखते थे। हिज यंगर ब्रदर वाज इलेंगो अदिगल। उनके जो यंगर ब्रदर थे, जो छोटे भाई थे, उनका नाम था इलेंगो अदिगल, जिन्होंने है शिलाप्पा थिगारम जो किताब है उसको इन्होंने लिखा था। अमंग हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, और उनकी जो जितनी भी मिलिट्री अचीवमेंट्स रही हैं, हिज एक्सपीडिशन टू हिमालयाज वाज रिमार्केबल। और उन्होंने उस टाइम जो है हिमालय जो पर्वत है उसकी यात्रा भी की थी, इसलिए जो है ये काफ़ी यादगार है और वहाँ पे इसको जो है काफ़ी तरजीह दिया जाता है। ही डिफीटेड मैनी नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स। उन्होंने जो उत्तर भारत के कई बड़े शासकों को उन्होंने हराया भी था। सेनगुट्टुवन इंट्रोड्यूस द पाटनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कन्नगी एट द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। ठीक है, सेनगुट्टुवान जो चेरन सेनगुट्टुवान है, चेर वंश के जो शासक हैं, इन्होंने जो है पट्टनी जो एक कल्ट है, पंथ है, उसकी शुरुआत की थी जिसके तहत जो है कन्नगी जो देवी हैं उनकी जो है तमिलनाडु में पूजा करने की शुरुआत शुरू हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट जो है डायरेक्ट जो है प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडियल ऑफ कन्नगी वाज ब्रॉट बाय हिम आफ्टर हिज हिमालय एक्सपीडिशन। ठीक है, जो सेनगुट्टुवान है वो हिमालय पर गए थे
और वहां से जो है एक बड़ा सा पत्थर लाए थे, जिसकी जो है उन्होंने कन्नगी जो देवी हैं उनकी मूर्ति बनाई थी। द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय मैनी प्रिंसेस इंक्लूडिंग गजाबाहु सेकंड फ्रॉम श्रीलंका। और उस टाइम जब उन्होंने अपना कॉन्सेक्रेशन किया था, राज्याभिषेक किया था, तो उसमें जो है बहुत बड़े बड़े जो है राजा महाराजा जो है उस टाइम आए थे। और उसमें जो है गजाबाहु सेकंड श्रीलंका के जो सम्राट थे वो भी जो है उस टाइम आए थे सेनगुट्टुआन के राज्याभिषेक में। तो हम लोग जो है जो चेर वंश था, ठीक है, उनको जो है पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है चोलास के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोलास के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। इनका आर्डल कल्चर और जो इनके एक्सपीडिशंस हैं उन पे जो है बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। द चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न तिरुचि, यानी कि जो तिरुचि है, ठीक है, तिरुचि है, वहाँ से जो है इन्होंने आंध्र प्रदेश तक जो है अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। देयर कैपिटल वॉज फर्स्ट लोकेटेड इन उरैयूर एंड देन शिफ्टेड टू पुहार। उन्होंने जो है पहले अपनी राजधानी उरैयूर रखी थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसको पुहार में शिफ्ट कर लिया था। कराईकला वाज द फेमस किंग ऑफ द संगम चोला, ठीक है, उस टाइम जो सबसे फेमस जो पहला जो सम्राट था चोल वंश का, उसका नाम था करिकला, ठीक है। पतीना पलाई पोर्ट्रेज हिज अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री कंक्वेस्ट, ये जो किताब थी जिसका नाम मैंने पहले भी आपको बताया है, पतीना पलाई, इसमें जो है उसकी अर्ली लाइफ और जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे, यानी कि जो उसने सेना वेना के माध्यम से जो है आक्रमण करके जो चीज़ें कब्जा की थी, कई राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया था, उसके बारे में इसी पुस्तक में वर्णन है। इन बैटल ऑफ वेनी ही डिफीटेड द माइटी कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ चेराज, पांड्याज एंड 11 माइनर चीफमैन, ठीक है। तो बैटल ऑफ वेनी एक युद्ध हुआ था, वेनी का युद्ध जिसे बोला जाता है, उसमें जो है बड़े जो कॉन्फेडरेसी थे, यानी कि कई लोगों के जो है अलायंसेस मिलके इसके खिलाफ आए थे, जिसमें चेराज, पांड्यास और 11 बड़े बड़े जो चीफमैन थे, अध्यक्ष वगैरह थे, उन्होंने जो है इसके खिलाफ में जो है सामूहिक युद्ध की घोषणा की थी और करिकला ने उन्हें हराया था। दिस इवेंट इज मेंशन्ड इन मैनी संगम पोएम्स, और इसका वर्णन जो है तमिल की कई सारी जो कविताएं हैं उसमें इनका वर्णन है। वहाई परंडलाई वाज अनदर इम्पोर्टेंट बैटल फॉट बाय हिम, ये ठीक है, वहाई परंडलाई एक अलग इम्पोर्टेंट युद्ध है जो उसके द्वारा लड़ा गया था, जिसमें उसने 9 अलग अलग जो सम्राट थे उनको हराया था। बाद में उन्होंने इसके सामने सबमिशन किया था, आत्मसमर्पण किया था। कराईकला's मिलिट्री अचीवमेंट्स मेड हिम द ओवरलॉर्ड ऑफ द होल तमिल कंट्री, ठीक है। कराईकला की जो युद्ध कुशलता थी उसके वजह से जो है उसको जो है पूरे तमिलनाडु में या तमिल कंट्री में जो है उसका वर्चस्व हो गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रीन पीरियड, और ट्रेड यानी कि व्यापार और कॉमर्स जो था, वाणिज्य जो था, उस टाइम काफ़ी फ्लोरिश हुआ था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, और उसने जो है काफ़ी He was responsible for reclamation of forest land and brought them under cultivation. उसने जो है कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुधार वगैरह किए थे, जंगलों में बढ़ोतरी करवाई थी, जंगल कई जगह कटवा के उसने जो है लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है खेती करने के लिए ज़मीन भी उपलब्ध कराई थी, मतलब कई जो है इमिनेंट उसने सुधार भी किए थे। He also built कलानई अक्रॉस द रिवर कावेरी, और उसने जो है कलानई की जो है स्थापना भी की थी कावेरी नदी के किनारे। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी इरिगेशन टैंक्स, और उसने जो है सिंचाई के लिए कई बड़े बड़े टंकी और नहर प्रणाली का भी निर्माण किया था। अब हम लोग पांड्यास के बारे में देख लेते हैं। चोल हमने देख लिया, शेर भी देख लिया, ठीक है। तो पांड्यास जो हैं, द पांड्यास रूलर और द प्रेजेंट सदर्न तमिल, तो जो दक्षिणतम जो तमिलनाडु है उसकी जो राजधानी है मदुरई, वहाँ पर जो है इनका कब्जा था। द अर्लीस्ट किंग ऑफ द पांड्यास डायनेस्टी वेयर नेडियोन, पल्यागसलाई, मुडुकुदुमी, पेरू वलुधी और मुदा थिरुमरन, ठीक है। ये जो हैं फेमस किंग थे पांड्या वंश के या पांड्य वंश के। देयर वेयर 2 नेदुचेलियंस, ठीक है, यहाँ पर 2 नेदुचेलियंस थे। द फर्स्ट वन वाज नॉन आर्यपड़ई कदंता नेदुचेलियन वन हु वॉन विक्ट्रीज ओवर द आर्यन फोर्सेस। दरअसल ये एक तरीके की जो ये नेदुचेलियंस है, ये एक तरीके का मतलब कि गौरव वाला पद है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक युद्ध जीतता है तो उसके बाद जो है अपना जो है कुछ अलग नाम से लोग उसे संबोधित करते हैं, ये वही नाम से। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन फॉर विच कन्नगी बर्न मदुरई, ठीक है।
उन्होंने एजुकेशन के लिए जो है कोवलन जो था जिसकी हत्या कर दी थी, जिसके वजह से कन्नगी ने मदुरई को पूरा जला दिया था। ये जो है वहाँ पे फेमस है वहाँ की माइथोलॉजी में। दादर वाज तलई यलन गनट्टू चेरुवनरा, ही हु वॉन द बैटल ऑफ तलई यलंगनम, ठीक है, जिसने तलई यलंगनम का जो युद्ध है उसको जीता था। तो उसको लेके जो है ये नाम से नेदू चेलियन के नाम से संबोधित किया गया था। ही वॉज प्रेज्ड बाई नक्कीरार, ठीक है, नक्कीरार एंड मंगुड़ी मरुथनार, इनके द्वारा जो है इसको प्रेज किया गया था, प्रशंसा की गई थी। ही वोर दिस टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द एनिमीज एट द बैटल ऑफ थलई यलंगनम, उसको जो है ये जो नाम दिया गया था पीछे जो लगाया नेदू चेलियन, उसको जो है ये तलई यलंगनम जो युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद जो है उसे इस नाम से संबोधित किया गया था, विच इज लोकेटेड इन द तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर स्थित है, ये तंजावुर जो जगह है वहाँ पर स्थित। तंजावुर का मंदिर बहुत फेमस है, अक्सर करके लोग जो है यहाँ पर टूरिज्म की वजह से काफ़ी जाते रहते हैं। बाई दिस विक्ट्री नेदू चेलियन गेन कंट्रोल ओवर द इंटायर तमिलनाडु, जो नेदू चेलियन है उनको क्या हुआ कि इस युद्ध के जीतने के बाद, तलई यलंगनम जो युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद जो है तमिलनाडु पर कंप्लीट कब्जा हो गया था। द मदुरई कंजी रिटन बाई मंगुड़ी मरुथन्नार मंगुड़ी मरुथन्नार ने जो किताब लिखी थी मदुरई कंजी, उसमें उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था उस टाइम की जो सामाजिक आर्थिक दशाएं थी पांड्य काल में, उसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मिलता है। और जो कोरकई का जो सी पोर्ट है उसकी भी जो है काफ़ी जो है फ्लोरिशिंग हुई थी, उसमें काफ़ी ग्रोथ आई थी। द लास्ट फेमस पांड्यन किंग वाज उगीरा पेरुवलुदी, ठीक है, जो लास्ट सबसे फेमस पांड्य वंश का जो शासक था उसका नाम था उगीरा पेरुवलुदी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। लास्ट किंग कौन था जो फेमस था, उगीरा पेरुवलुदी। द पांड्यन रूल ड्यूरिंग द संगम एज बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ कालाभरास, ठीक है, कालाभरास का जब आखिरी में क्या हुआ, इन्वेजन वगैरह हुआ, उन्होंने आक्रमण कर दिया तो पांड्यन रूल जो है डिक्लाइन कर गया। मेजर चीफमैन भी थोड़ा से कुछ छोटे छोटे शासक भी वहाँ पर उभरे थे, उनको भी नाम हम लोग देख लेते हैं। द माइनर चीफमैन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पीरियड, ठीक है, जो छोटे शासक थे उनका भी काफ़ी योगदान है संगम युग में। अमंग देम पारी, करी, ओरी, नल्ली, पेगन, आई, अधियामान, ठीक है, ये अलग छोटे छोटे चीफमैन थे या छोटे शासक थे। पॉपुलर फॉर देयर फिलंथ्रॉफी एंड पैट्रोनेज ऑफ तमिल पोइट्स, और ये किस लिए फेमस है, अपनी दानवीरता के लिए। अब पैट्रोनेज ऑफ तमिल पोइट्स, और तमिल पोइट्स को जो है अपने दरबार में जो स्थान देते थे जिसकी वजह से जो है बड़े बड़े लिटरेचर्स वगैरह जो है डेवलप हुए, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी फेमस है। दे वेर नॉन एज कड़ाईयलु वेलगल, और उनको किस नाम से जाना जाता था, कड़ाईयलु वेलगल के नाम से जाना जाता था। ऑल्दो दे वेर सबॉर्डिनेट टू चेरा चोला एंड पांड्यास, और ये एक तरीके के सबॉर्डिनेट्स आ सकते हैं, यानी कि सहायक जो लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे वर्तमान में सामंत होते हैं, मतलब मुगल पीरियड्स या जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो सामंतों के बारे में मिलेंगे, तो वैसे ही ये भी सबॉर्डिनेट्स थे पारी, करी, ओरी, नल्ली, पेगन, आई और अधियामान, ठीक है, चेरचोल पांड्य शासकों के टाइम के हैं। दे वेयर पावरफुल एंड पॉपुलर इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन, और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध भी थे और पॉपुलर भी थे। संगम पॉलिटी अब हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हेरिडेटरी मोनार्क वाज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संगम पीरियड, मतलब वंश के आधार पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी कि जो बाप के जो बेटे हैं वही शासक बनेंगे, ये व्यवस्था थी। एज यूजुअल था, ज़्यादातर जगह यही सिस्टम था, उस टाइम ऐसी कोई डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। द किंग हैड ऑल्सो टेकन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स पोइट एंड इम्पीरियल कोर्ट और अवाई, देखिए यहाँ पे एक शब्द है अवाई, ठीक है, जिसका मतलब है द इम्पीरियल कोर्ट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अवाई का मतलब क्या होता है, इम्पीरियल कोर्ट होता है। डायरेक्ट जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें देख दिया जाए कि अवाई क्या है, तो अवाई का मतलब होता है इम्पीरियल कोर्ट। इन लोगों से भी जो है सलाह मशवरा करता था, मंत्री हैं, जो कोर्ट पोइट हैं, जो कवि हैं, दरबारी कवि हैं और इम्पीरियल कोर्ट है, इनसे भी सुझाव लेता था राजा। द चेरा किंग अज्यूम्ड टाइटल्स लाइक वनवरम्बन, वनवन, कुत्तुवन, हिरमपुरई, विलावर, ठीक है, ये क्या थे, ये जो है किंग अपने टाइटल्स वगैरह जो शीर्षक वगैरह थे, ये शीर्षक का इस्तेमाल करता था। जो चोला किंग्स लाइक सेनी, वलवन एंड किल्ली, तो जो चोल वंश के शासक थे वो किस तरीके के टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे, सेनी,
और वलवन एंड किल्ली एंड द पांडे किंग्स थेनावर एंड मिनावर। तो पांड्या जो राजा थे वो क्या लगाते थे अपने नाम के आगे, थेनावर और मिनावर, इन जो है टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे। ईच ऑफ द संगम डायनेस्टीज हैड रॉयल एम्बलम। जो तीनों महत्वपूर्ण जो संगम वंश थे, ठीक है, उनके जो डायनेस्टीज थी उनके अपने जो है पर्टिकुलर जो है एम्बलम थे। कार्प फॉर द पांड्याज, ठीक है, जो कार्प होता है सांकेतिक जो चिन्ह था वो पांड्य वंश का था। चीता को जो है, चीता का इस्तेमाल जो है चोल वंश वाले अपने में करते थे। बो जो धनुष होती थी उसका इस्तेमाल चेर लोग अपने राजनीतिक चिन्हों को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते थे। द इम्पीरियल कोर्ट और अवाई वाज अटेंडेड बाय नंबर ऑफ द चीफ एंड ऑफिशियल। तो जो शाही दरबार था जिसे अवाई भी कहा जाता था, काफ़ी बड़ी तादाद में जो चीफ और जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे वो डेली वहाँ पर अपने आप को पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे आते थे, ताकि बड़ी बड़ी जो बातचीत होती थी या जो डिसीजन मेकिंग करनी होती थी यहीं पर होता था। द किंग वॉज असिस्टेड बाई लार्ज बॉडी ऑफ स्टाफ, ठीक है, जो राजा होता था वो बड़ा ग्रुप होता था जो ऑफिशियल्स का यानी प्रशासनिक अधिकारियों का, उनके माध्यम से ही जो है अपने आप को उनके सामने सलाह मशवरा करने के लिए जो है वहाँ पे रखता था। और इनको जो है 5 छोटी छोटी जो काउंसिल्स होती हैं उनमें विभाजित किया था। दे वेयर मिनिस्टर्स, उसमें जो है मिनिस्टर्स जिन्हें अमई 4 कहा गया, ठीक है, उनको अलग जो है काउंसिल में रखा गया। प्रीस्ट जिन्हें क्या कहा गया, अंथानार, प्रीस्ट को अंथानार कहा गया, ये एक अलग ग्रुप था। मिलिट्री कमांडर्स जिन्हें सेनापति कहा गया है, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। इनवॉयज, इनवॉयस का मतलब होता है थुथार, थुथार के नाम से जाना जाएगा। स्पाइज, ठीक है, जासूसों की जो एक अलग श्रृंखला थी, अलग काउंसिल थी, उन्हें ओर्रार कहा गया। तो ये 5 अलग अलग काउंसिल थी लार्ज बॉडी ऑफिशियल्स की, जो क्या करती थी, राजा की टाइम टू टाइम जो है जितने भी प्रशासनिक और साम्राज्य को चलाने के लिए काम होते थे उसमें मदद करते थे। द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग ड्यूरिंग द संगमेश। संगमेश के टाइम में जो है जो सैन्य प्रशासन था वो काफ़ी बड़ा हो गया था और काफ़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है उसको काम किया जा रहा था। ईच रूलर हैड रेगुलर आर्मी एंड देयर रिस्पेक्टिव कोडीमरम, ठीक है, तो प्रत्येक राजा की एक रेगुलर आर्मी थी और देयर रिस्पेक्टिव कोडीमरन यानी कि ट्यूटलरी ट्री भी थी। और जो एक तरीके का जो डिटेल रखने का जो वृक्ष वगैरह होता है जिसमें क्या होता है पता चलता रहता है कि कौन कहाँ पर है। मैपिंग भी बोल सकते हैं कि मिलिट्री में कितने लोग हैं उन्हें आइडिया रखने के लिए इस चीज़ को रखा जाता था वहाँ पे। अब आगे देखते हैं। द लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम वाइल कस्टम ड्यूटी वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर जो है इनकम का सोर्स सबसे बड़ा क्या था, ज़मीन पे जो टैक्स लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई जाती थी। फॉरेन ट्रेड पे जो विदेशों से जो माल आता था या जाता था उस पर भी टैक्स वगैरह लगाए जाते थे। द पतीन पल्लाई रिफर्स टू द कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार। तो पुहार का जो सी पोर्ट था तो वहाँ पर जो है कस्टम ऑफिशियल्स जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो भी रखे जाते थे। पतीन पल्लई में ये बताया गया है। और जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पे जो है टैक्स वगैरह लगता था। जिन्हें बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स वाज आल्सो मेजर इनकम टू द रॉयल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है बूटी, ठीक है। बूटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है तो सामने वाला एक पार्टी होती है जो हार जाती है युद्ध को, और जब वो पार्टी युद्ध हार जाती है तो उससे जो मतलब कि माल जो इकट्ठा किया जाता है या जो वहाँ पे मिलता है उसे बूटी कहा जाता है। और ये एक बड़ा सोर्स होता था उस टाइम युद्ध के जीते हुए माल के तौर पे, इन्हें बूटी कहा जाता। और यहाँ की जो व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, वो भी काफ़ी बेहतर थी। रोड्स और हाईवेज़ की जो है मेंटेन किया जाता था और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे काफ़ी लोगों को तैनात किया जाता ताकि जो स्मगलिंग और रॉबरी वगैरह है उनको रोकी जा सके। अब संगम जो सोसाइटी है यानी संगम जो समाज था उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो काम करता था। तोलकपियम रिफर्स टू द 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स। तो तोलकपियम जो किताब है तोलकपियार की, उसमें जो है ये बताया गया है कि भूमि को 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहली भूमि थी कुरिंजी हिली ट्रैक्स, ठीक है। तो पहाड़ी जो ट्रैक्स या ज़मीन थी उन्हें क्या कहा जाता, कुरिंजी कहा जाता था। मुल्लई को पस्टोरल कहा जाता था, जिसपे आम लोग आते जाते थे।
मरुदम एग्रीकल्चर, ठीक है। मरुदम जो ज़मीन थी वो क्या थी, मरुदम में जो है खेती के लिए जो ज़मीन थी उसको मरुदम कहा जाता था। नैदाल कोस्टल जो तटीय ज़मीन होती थी उसे नैदाल कहा जाता था। और पल्लई, पल्लई का मतलब होता है डिजर्ट या रेगिस्तान से मतलब होता है, यानी कि जो ज़मीन बंजर वगैरह होती थी उसे क्या बोला जाता था, पल्लई बोला जाता था। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है ज़मीन का, और इसी के आधार पे इन पे टैक्सेस वगैरह वसूले जाते थे। द पीपल लिविंग इन दीज 5 डिवीजन्स हैड देयर रिस्पेक्टिव चीफ ऑक्यूपेशन एज वेल एज गॉड्स फॉर वर्शिप। और ये जो पांच तरीके से जो ज़मीन को बंटवारा किया गया उसी के आधार पे लोगों के काम बटे हुए थे, और उनके उस क्षेत्र के हिसाब से देवता भी अलग अलग थे। जैसे कुरिंजी है तो चीफ डेटी वाज मुरुगन, तो यहाँ के जो मुख्य देवता थे उनका नाम मुरुगन था। और कुरुंजी क्या थी, कुरुंजी हिली ट्रैक्स के बारे में है, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र का है। चीफ ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या था, यहाँ के लोग ज़्यादातर काम क्या करते थे, हंटिंग एंड हनी कलेक्शन, यानी कि शहद इकट्ठा करने का काम करते थे और शिकार वगैरह करते थे। मुल्लई, ठीक है, मुल्लई में क्या होता है, चीफ डेटी मेयॉन, ये इनके जो प्रमुख जो देवता थे उनका नाम मेयॉन था, जिन्हें विष्णु के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में। और इनका प्रमुख व्यवसाय या ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग यानी पशुपालन, और डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो दूध और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनका प्रोडक्शन करना, उनकी मार्केटिंग करना। अगला है हमारा मरुदम। मरुदम कौन सी भूमि है, मरुदम भूमि है एग्रीकल्चर वाली, जिसमें खेती की जाती थी। और यहाँ की जो प्रमुख देटी थी उनका नाम क्या था, इंद्रा। और जो यहाँ प्रमुख कार्य है वो क्या है, एज यूजुअल खेती है। अगला है नैदाल। नैदाल क्या है, कोस्टल जो ज़मीन थी उसको नैदाल कहा जाता था, और इसकी जो प्रमुख देवी थी वरुणन, ये यहाँ की प्रमुख देवी हैं। और यहाँ का जो चीफ ऑक्यूपेशन है यानी कि प्रमुख कार्य है वो क्या है, फिशिंग और साल्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी नमक बनाना और मछली या मत्स्य पालन का काम यहाँ पे सबसे प्रमुख था। लास्ट है हमारा पल्लई यानी कि डिजर्ट, जो बंजर ज़मीन है उसके जो प्रमुख देवता थे उनका नाम था कोर्रावई। कोर्रावई ये देवता थे, और इनका जो प्रमुख काम था वो क्या था, रॉबरी करना। देखिए अब कोई जगह रेगिस्तानी जगह है, वहाँ पे जो है तो खेती वगैरह तो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे समस्या क्या होगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो है रोजगारी के लिए क्या किया जाता था, डाकू या डकैती वाला काम किया जाता। तोल्काप्पियम आल्सो रिफर्स 4 कास्ट नेमली अरासर, अथनानार, वनिगार एंड वेललार। तोल्काप्पियम ने जो है वहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार की जातियों के नाम भी बताए हैं। द रूलिंग क्लास वॉज कॉल्ड अरसार। ये इसमें जो पहला नाम मैंने आपको बताया अरसर जो था वो क्या था, रूलिंग क्लास था यानी शासक वर्ग था। अंथानरस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पॉलिटी एंड रिलीजियस। तो जो अंथानरस थे इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था संगम काल की जो राजनीति और धार्मिक गतिविधियों में। वनिगार्स कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ये वर्तमान में जो ये बनिया ग्रुप होता है, ये जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित होते हैं उन्हें वनिगार्स कहा जाता था तमिलनाडु की जो संगम काल में, खास करके तोल्काप्पियम किताब के हिसाब से। और ये लोग काम क्या करते थे, वाणिज्य और व्यापार करते थे। और आखिरी की जो कास्ट थी, जो चौथी कास्ट है वो है वेलल्लस, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी कि खेतिहर थे। अदर ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ पर थे जैसे कि परथवार, पन्नार, अइनार, कदम्बार, मरावार, पुलैयार वेयर आल्सो फाउंड इन द संगम सोसाइटी। ये भी जो आदिवासी ग्रुप थे ये भी यहाँ पर रहते थे। एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक थोडास, इरनास, अनागास एंड वेदर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है एंशियंट जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो भी जैसे कि तोडास, इरनास, नागास, वेदनास लिव्ड इन दिस पीरियड। और इन क्षेत्र में जो है ये प्रिमिटिव जो हैं, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रारंभिक जो जनजातियां थी वो भी यहाँ पर निवास करती थी, जिनके नाम थोडास, इरुलास, नागास और वेदार्स थे। वर्तमान में भी इसमें से कुछ अभी निवास करते हैं वहाँ पर। अब हम लोग यहाँ की जो धार्मिक स्थिति थी उसको देखते हैं। द प्राइमरी डेटी ऑफ संगम पीरियड वाज सियोन और मुरुगन। यहाँ के जो सबसे प्राइमरी देवी देवता हैं जिनके मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो इनको पूजा करते थे उनका नाम सियोन या मुरुगन था। हु इज हेल्ड एज तमिल गॉड, जिन्हें तमिलियन भगवान के नाम से भी जाना जाता है। द वर्शिप ऑफ मुरुगन वाज हैविंग एन एंशियंट ओरिजिन एंड फेस्टिवल रिलेटिंग टू गॉड मुरुगन वाज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। तो इनकी पूजा और इनसे रिलेटेड जो रीति रिवाज थे उनके बारे में संगम लिटरेचर में काफ़ी वर्णन किया गया है। ही वॉज ऑनर्ड विथ 6 अवार्ड्स नॉन एज अरुपड़ाई वेडू, ठीक है। तो इनके जो है 6 अवार्ड्स थे जिन्हें क्या कहा जाता था, अरुपड़ाई वेडू कहा जाता था। अदर गॉड्स वर्किंग ड्यूरिंग, और भी कई भगवान थे जिनकी पूजा उस टाइम होती थी। संगम पीरियड वेयर
तो संगम पीरियड में और भी जो फेमस जो देवी देवता थे उसमें थे मयान, जिन्हें विष्णु उत्तर भारत में कहा जाता है, वेंदान, इंद्रन जो देवी थी, वरुणन या कोरावई, ठीक है, ये अलग अलग देवता थे, इनकी भी पूजा होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो मुरुगन थे। द हीरो स्टोन और नादुकल वर्शिप वॉज सिग्निफिकेंट इन द संगम पीरियड। तो यहाँ पे जो है जो दैवीय पत्थर होता है जिसे नादुकल भी कहा जाता था, उसकी भी जो है पूजा में महत्वपूर्ण स्थान था। द हीरो स्टोन वॉज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ द ब्रेवरी शोन बाय द वॉरियर्स इन बैटल। तो हीरो स्टोन जो था या जो बहादुरी का जो पत्थर था उसे इरेक्ट किया जाता था, यानी उकेरा जाता था उन लोगों के लिए युद्ध में जो बहादुरी के साथ लड़े और वहां पे शहीद हो जाते थे। मैनी हीरो स्टोन्स विद द लेजेंड्स इंस्क्राइब्ड ऑन देम वे आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। और ये पत्थर जो होते थे इन पे जिनको ये डेडिकेटेड होते थे, जो लोग शहीद हो जाते थे युद्ध में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है इस पे उकेर दी जाती थी ताकि लोगों को पता रहे कि ये जो हीरो स्टोन है किससे संबंधित है। दिस काइंड ऑफ वर्शिपिंग द डिसीज हैज अ ग्रेट एंटिक्विटी। और इसका जो है काफ़ी बड़े स्तर पर वहाँ पे प्रचार प्रसार था इस। तो अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ वमेन, यानी कि औरतों की दशा कैसी थी। तो देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द संगम लिटरेचर। काफ़ी जानकारी मिलती है औरतों की पोजीशन के बारे में संगम काल के। वमेन पोइट्स लाइक अवैयार, नचचेलैयार एंड ककई पड़िमियार फ्लोरिस इन दिस पीरियड। तो ये तीन महान कवियत्री भी कह सकते हैं जिन्होंने संगम काल में काफ़ी अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, खास करके तमिल लिटरेचर को फ्लोरिश करने में। द करेज ऑफ वुमेन वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड इन मैनी पोमेंस। और इनकी जो हिम्मत का, औरतों के जो बड़े बड़े कामों के बारे में कई पोएम्स में जो है चर्चा भी किया गया। कारपू और chaste लाइफ वॉज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ वुमेन। कारपू को जिसका मतलब होता है चेस्ट लाइफ, यानी कि पवित्र जीवन जो है औरतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था कि उनके जीवन का जो एम्बिशियस गोल होना चाहिए पवित्र रहने का, ये सबसे ज़रूरी माना गया था। कारपू इसी को बोला जाता है। लव मैरिज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस। प्रेम विवाह जो था उस टाइम काफ़ी सामान्य था, ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। वुमेन वेयर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। औरतों को यह हक था कि वो अपना पति या अपना पार्टनर जो है चुनने का उन्हें मौका दिया जाता था। द लाइफ ऑफ विडोज वेयर मिजरेबल। लेकिन जो औरतें विधवा थीं उनकी थोड़ा सी दशा काफ़ी हद तक खराब भी कह सकते हैं, खराब थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। और समाज के एक बड़े तबके में जो है सती प्रथा का जो है काफ़ी प्रचार प्रसार था। द क्लास ऑफ डांसर वॉज पैट्रोनाइज बाय द किंग एंड नोबल्स। और ये जो नर्तकी लोगों को जो है काफ़ी पैट्रोनाइज किया जाता था राजा और जो नोबल्स होते थे उनके माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं फाइन आर्ट्स, जो वहाँ की कला वगैरह थी उसको देखते हैं। तो फाइन आर्ट्स का ये था कि पोइट्री, म्यूजिक एंड डांसिंग वेयर पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ द संगम एज। तो पोइट्री, म्यूजिक और डांसिंग जो है काफ़ी फेमस थी। लिबरल डोनेशंस वेयर गिवन टू पोइट्स बाय द किंग, चीफमैन एंड नोबल्स। और उन्हें जो है काफ़ी जो है पुरस्कार वगैरह दिए जाते थे राजाओं के माध्यम से लोगों को, जिससे क्या होता है लोगों को मोरल बूस्ट होता था और वो जो आर्ट्स के क्षेत्र में जो है काफ़ी योगदान देते थे। द रॉयल कोर्ट्स वेयर क्राउडेड विद सिंगिंग बर्ड्स काल पन्नार एंड वल्लियार। और ये सिंगिंग बर्ड्स जो होते हैं उनसे काफ़ी भरा रहता था, जिन्हें पन्नार और वल्लियार कहा जाता था। जो लोग गवैये होते थे उनको इस नामों से वहाँ पे जाना जाता था। दे वेयर एक्सपर्ट इन फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेज। और ये क्या होता था, जो लोक नृत्य और लोक गायन होता था उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते थे, दक्ष होते थे। द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग वेयर हाईली डेवलप्ड। और जो ये संगीत था, म्यूजिक था, डांसिंग का, ये सब में क्या हुआ, काफ़ी डेवलप थे। ए वैरायटी ऑफ यज एंड ड्रम्स आर रिफर्ड टू इन द संगम लिटरेचर। तो इसमें जो वैरायटी थी यज और ड्रम्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था संगम काल में, इनके बारे में काफ़ी वर्णन भी है। डांसिंग वाज परफॉर्म बाई कनिगैयार। तो जो नृत्य का काम होता था कनिगैयार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि जो नाचते थे उन्हें कनिगैयार कहा जाता था। कूथू वाज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपुल। और कूथू जो है काफ़ी फेमस मोड था एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का आम व्यक्तियों का। अब इकोनॉमी ऑफ द संगम एज देख लेते हैं। उस टाइम की आर्थिक दशा क्या थी, संगम काल की आर्थिक दशा के बारे में। एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन। सबसे प्रमुख जो उनका व्यवसाय था वो क्या था, खेती था। राइस वाज द कॉमन क्रॉप। यहाँ पे कॉमन क्रॉप जो था चावल की खेती थी। रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेयर द अदर क्रॉप्स। और इन जो जिनका मैंने नाम लिया इनका भी खेती उस टाइम किया जाता। जैक फ्रूट जो
कटहल होता है और पेपर मिर्च वगैरह होती है, उसकी भी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। चेरा डायनेस्टी में ये जो है काफ़ी पॉपुलर थी इन सारी चीज़ों की खेती। पैडी वॉज द चीफ क्रॉप इन द चोला एंड पांड्या कंट्री। तो चोल और पांड्य का जो कंट्री था, ये देश था या उनका जो साम्राज्य था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती होती थी। द हैंडीक्राफ्ट ऑफ द संगम पीरियड वॉज पॉपुलर। इनसे हस्तशिल्प जो बनते थे वो भी काफ़ी फेमस थे। दे इंक्लूड वीविंग, मेटल वर्क्स एंड कारपेंट्री। उनमें जो है ये कपड़ा बुनने का काम है, लोहे धातु का काम होता था, कारपेंट्री वगैरह होती थी, शिप बिल्डिंग का काम होता था, इसके लिए काफ़ी फेमस थे। ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरीज वगैरह बनती थी, बीड्स, स्टोन्स और आइवरी के हाथी दांत की, उनका भी जो है बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें जो है विदेशों तक जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी किया जाता था। द पोएम मेंटेन द कॉटन क्लोथ्स एज थिन एज अ क्लाउड ऑफ स्टीम और सॉ ऑफ स्नोइंग। तो इनकी जो है मतलब तारीफ में कि उस टाइम जो है वहाँ की कॉटन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि इतना ज़्यादा पतला होता था जैसे आकाश, और इतना स्लाउ होता था जैसे कि स्नेक। देयर वाज ए ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर द कॉटन क्लॉथ्स वुवन और द उरैयूर। तो उरैयूर जो कि राजधानी थी, किसकी थी ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वहाँ पे जो है दक्षिण भारत का जो कॉटन था उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज एंड ब्रिस्कली कैरिड ऑन द संगम। तो देखिए आंतरिक और जो विदेशी व्यापार था वो काफ़ी चरम पे था संगम काल में। द संगम लिटरेचर, ग्रीक एंड रोमन अकाउंट दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। और ये सिर्फ खाली साहित्यिक रचनाओं में लिखी हुई बातें नहीं हैं, दरअसल वहाँ पे जो भी पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उससे साबित होता है कि इनका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। मर्चेंट्स कैरिड द गुड्स ऑन द कार्ट्स एंड ऑन एनिमल्स बैक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इनका जो है यहाँ पे जो है जो आंतरिक व्यापार था वो पशुओं की पीठ पर या बैलगाड़ी वगैरह में टांग के जो है लोकली जो है लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड बिटवीन साउथ इंडिया एंड द ग्रीक किंगडम्स। और जो बाहर जो व्यापार होता था वो किन के बीच में होता था, दक्षिण भारत और यूनानी या यूरोपियंस कंट्रीज के बीच में होता था। आफ्टर द एसेडेंसी ऑफ द रोमन एम्पायर, और जैसे जैसे रोमन एम्पायर का फॉल हो गया द रोमन ट्रेड अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इनकी बढ़ गई। एसेडेंसी का मतलब होता है बढ़ोतरी से मतलब है। तो जैसे जैसे उनमें बढ़ोतरी हुई, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई, तो उन्होंने जो है उनका कंजम्पशन रेट बढ़ गया और यहाँ पर से जो है काफ़ी माल जो है वो अपने यहाँ इंपोर्ट करने लगे। द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार बिकेम एन एम्पोरियम ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये जो है विदेशी व्यापार का गढ़ बन गया था पुहार जो था। एज बिग शिप्स एंटर द पोर्ट विद द प्रीशियस गुड्स। और बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ जो है बड़ी जहाज़ें यहाँ पर इंटर करती थी पुहार में। अदर पोर्ट्स ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूड टोंडी, मुसीरी, कोरिकाई, अरिकमेडू एंड मरकन्नम। उस टाइम जो फेमस कमर्शियल एक्टिविटी के जो तट रहे हैं उसमें टोंडी, मुसीरी, कोरिकाई, अरिकमेडू और मरक्कनम रहे हैं। द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस प्रोवाइड्स। तो जो सी ऑफ पेरिप्लस जो पिलनी की जो किताब थी उसमें जो है मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के बारे में काफ़ी जानकारी थी। Plenty of golds and silver coins issued by Roman emperors like Augustus, Tiberius and Nero। ठीक है, ये तीन जो है महानतम शासक थे रोमन एम्पायर के जिनका नाम था अगस्टस। अगस्टस कौन थे? अगस्टस जो है जूलियस सीजर के कलीग रहे हैं। टाइबेरियस भी थे, नीरो इनका नाम अक्सर करके सुनने में आता रहता है। इन लोगों ने जो है काफ़ी सिक्के जो है इनके टाइम के तमिलनाडु में मिले हैं। दे रिवील द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड एंड द प्रेजेंस ऑफ रोमन ट्रेड्स इन द तमिल कंट्री। और उन्होंने रिवील भी किया, ठीक है, इन्होंने फैलाया भी ट्रेड्स को। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ संगम इज वेयर कॉटन, फैब्रिक, स्पाइसेस लाइक। जो प्रमुख वस्तुएं थी एक्सपोर्ट करने वाली जो यहाँ से जाती थी बाहर, उसमें क्या थे? कॉटन फैब्रिक्स थे, स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन। तो ये वस्तुएं थी जिनको भारत से जो है विदेश जो है एक्सपोर्ट किया जाता। गोल्ड, हॉर्सेज एंड स्वीट वाइन वेयर द चीफ इम्पोर्ट्स। सोना, घोड़ा और स्वीट वाइन जो कि स्पेशलिटी है यूरोप कंट्रीज़ की, उसको वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था भारतीय शासकों के माध्यम से। और फाइनली अब हम लोग अपने कंक्लूज़न पे आ गए हैं, इस चैप्टर के एंड में आ गए। काफ़ी पेशेंस से आप जो है इसको सुने हैं तो उसके लिए थैंक्स। काफ़ी थोड़ा लंबा था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से जो है मैंने इसको एक वीडियो में ही पूरा जो है कंसाइज वे में मैंने इसको एनालिसिस किया है। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन तब भी जो है लगभग 50 मिनट्स में जो है इस चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस चैप्टर के बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तो हम लोग अपनी समरी को जो है कंसाइज वे में जो है पढ़ते हैं और उसके बाद एंड करते हैं इस चैप्टर को।
टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी एडी, जैसे ही 3वीं शताब्दी की ईस्वी की शुरुआत होती है, द संगम पीरियड स्लोली विटनेस डिक्लाइन, और फिर उसके बाद क्या होता है, संगम काल का धीमे धीमे क्षय होना शुरू हो जाता है। द कालाभराज ऑक्युपाइड तमिल कंट्री फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरीज, और फिर लगभग 2 शताब्दी से ज़्यादा जो कालाभार्स थे उन्होंने इस पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा करके रखा था, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कलाभरा जो शासन वंश था उससे जो है कुछ जानकारी मिल जाती है। जैनिज्म बुद्धिज़्म बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसके बाद जो है इस पीरियड में यहाँ पे जैनिज्म और बौद्धिज़्म धर्म जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रिलीजन बन जाते हैं। द पल्लवाज इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पांड्याज इन नॉर्दर्न तमिलनाडु ड्रो द कलभराज आउट ऑफ द तमिल कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर। और जो पल्लव वंश के शासक थे और पांड्य वंश के शासक थे, इन्होंने जो है मिल के बाद में कलभराज को जो है यहाँ पर से समाप्त किया और अपना जो है शासन को जो है इन्होंने शुरू किया। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक भी हो गया पल्लव वंश वगैरह को जो है हम अगले चैप्टर में अपना जो है क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।